हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए यानी कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, आज इस सेशन में हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है। टोटल 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये गेस पेपर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस 2024 परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग सेशन को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। सभी लोग फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। फटाफट एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? आंसर सब लोगों को कमेंट करना है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर सेशन के एंड में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में जा करके आप कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें आप 70 ला लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि अफ्रीका को प्रायः मानव का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप जो है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है, उसको द डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। उसको द डार्क कंटिनेंट, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, द डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को द डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अंध महाद्वीप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? बताएंगे, साइंस का क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा कि निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, सेट ऐसा लगाइए जहां लगे कि हाँ, मैंने आज सेट लगाया है। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर इतने हल्के हल्के प्रश्न सेट लगाए जा रहे हैं और 30,000, 35,000, 40,000 व्यूज आ रहे हैं। भाई, वहां से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लिखित में दे रहा हूं आपको। चलिए बताइए, निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर बनता है। रेटिना अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में इसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, ये वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्निया दिया गया है। तो जो हम लोग नेत्र दान करते हैं उसमें कॉर्निया दान किया जाता है। और यहाँ पर देखिए परितारिका दिया गया है। अंग्रेजी में इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। परितारिका को हम लोग आइरिस बोलते हैं। और आपको पता है कि रेटिना पर पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को यह आइरिस यानी कि परितारिका नियंत्रित करता है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट हिस्ट्री मैंने कराया हुआ है एक ही वीडियो में। क्लास 9th का मैंने ज्योग्राफी अलग कराया हुआ है और क्लास 10th का ज्योग्राफी मैंने अलग कराया हुआ है। बिहार स्पेशल का मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है और 50 और करवाऊँगा पार्ट 2 में। वहाँ से देखिएगा, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सा देश जो है G7 का सदस्य देश नहीं है? ग्रुप ऑफ 7, G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य देश नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर G7 और G20 बड़ा ही पूछा जाता है। तो पहले हम लोग G7 के बारे में जानेंगे। बताइए, कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? अच्छा, G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं? अगर आप इनको जानते होंगे
तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 7 जो है, G7 जो है, इसमें देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या क्या मैंने बताया? मैंने बताया है कनाडा, फ्रांस, फ्रांस भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी के बाद इटली, इटली के बाद जापान, तो यहाँ पर देखिए जापान दिया गया है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है ना। तो काउंट करिए 7 देश हो गए, 1 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 7, ठीक है। यूएसए भी है, तो यहाँ पर यूएसए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो रसिया इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा G7 का सदस्य देश रसिया नहीं है, भारत भी G7 का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम G20 की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ 20 की, तो इसमें 19 देश हो गए। एक अभी नया इसका सदस्य बना है अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ आप इसको हिंदी में कहेंगे, अफ्रीकी संघ, और एक सदस्य है इसका यूरोपीय संघ, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 21 सदस्य हैं, यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य, अभी रिसेंटली अफ्रीकी संघ इसका सदस्य बना है, ठीक है। और भारत जो है G20 का सदस्य देश है, इससे आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, प्रश्न है, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि ये पूरा स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि हुन जो है, हुन एक फेस्टिवल है। देखिए हुन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? हुन किस राज्य में? अंग्रेजी में भी है और यहाँ पर हिंदी में भी है, जिस भाषा में भी आपको सहूलियत होती है आप पढ़िए। देखिए हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो देखिए हुन जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर का एक समुदाय है थाओडो समुदाय, ठीक है ना, थाओडो समुदाय है, यही इस फेस्टिवल को मनाता है। और एक बोमचू त्यौहार है, एक बार SSC CHSL में पूछा गया था, ठीक है ना, CSHL में, कि ये बोमचू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो बोमचू सिक्किम में मनाया जाता है। बोमचू कहाँ पर मनाया जाता है? तो बोमचू सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक लुई 16वां। अच्छा, अब लुई 16वां से कुछ आपको याद आ रहा होगा। मुझे याद है कि लुई 16वां के समय में ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, ठीक है ना, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के समय में, ठीक है, लुई 16वां के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति की देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, ये आपको पता है, ठीक है। ये जो था ये बोर्बो वंश से था, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर होगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां, ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए दो न्यूरॉन्स यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे में सेट नहीं करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग 1 घंटे से अंदर सेट को कंप्लीट कर लें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। PDF के बारे में मैं बता देता हूँ। PDF इस सेट का आपको टेलीग्राम पर आज रात को दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 26 जुलाई के दिन रात को आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके एक बार और सेट को लगा लीजिएगा। चलिए, तो देखिए दो न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका के बीच का जो अंतराल होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। उसको हम लोग अंग्रेजी में सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में इसको अंतर्ग्रथन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि किस युद्ध के हार के बाद, अब यहाँ पर देखिएगा किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को जो है कहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए दो द्वीप मैंने बताया था, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने कराया हुआ आपके सिलेबस में दिया गया इस बार वाला नया सिलेबस में, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो एक अलग वीडियो में मैंने आपको करा दिया, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेपोलियन से संबंधित दो द्वीप आपको याद रखना है। एक आपको कोर्सिका द्वीप याद रखना है। कौन सा द्वीप? कोर्सिका द्वीप याद रखना है। और एक आपको सेंट हेलेना द्वीप रखना है। कोर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था और सेंट हेलेना द्वीप पर इसकी मृत्यु हुई थी नेपोलियन की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। देखिए 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था,
ठीक है, याद रखिएगा। वाटरलू का युद्ध इसमें राइट आंसर होगा। अब जान लीजिए 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। और जन्म इसका कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। इसका जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वाटरलू। नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। नेपोलियन जो है ये 1804 में जो है फ्रांस का राजा बना था, फ्रांस का सम्राट बना था और आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसको कहा जाता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सन 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा इसमें से असत्य है यानी कि गलत दिया गया है। इसमें से कौन सा असत्य यानी कि गलत दिया गया है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए गौरवपूर्ण क्रांति, इसको हम लोग ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गौरवशाली क्रांति। ठीक है, गौरवपूर्ण या गौरवशाली या अंग्रेजी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये 1688 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सही है। वांडीवास का युद्ध जो है ये 1860 ईस्वी में नहीं हुआ था। आपको पता है कि वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है ना, 1760 में वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, आपको भी पता है। वाटरलू का युद्ध अभी मैंने बताया 1815 में हुआ था और ये मैराथन का युद्ध आपके लिए नया मिला है, बट आपको याद रखना है मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय में ही हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, वैशाली में हुआ था। और कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से था। ठीक है ना, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश का यह शासक था कालाशोक। अच्छा, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2024 में, अब यहाँ पर देखिएगा, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। वीवीआई क्वेश्चन है और इसको हम लोग COP29 भी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये 29वां संस्करण है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का और यह नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी में है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है, बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है ये लक्षद्वीप का है। ठीक है ना, और राज्य में आपको पता है सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता दर है। यहाँ पर अगर पूछता सबसे कम साक्षरता दर यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब क्या आप जवाब देते, तो इसका आंसर होता दादर और नागर हवेली। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, और देखिए हाल ही में याद रखिएगा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है रुवांग ज्वालामुखी, जहाँ पर विस्फोट देखने को मिला है, रुवांग ज्वालामुखी। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिए कि इंडोनेशिया में है रुवांग ज्वालामुखी और क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये भी इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया में और भी ज्वालामुखी हैं, जैसे कि माउंट सेमेरू है, माउंट सेमेरू पूछा जाता है, माउंट सेमेरू कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ पर है, तो माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबंग कहाँ पर है, माउंट सिनाबंग भी इंडोनेशिया में है, सिनाबंग याद रखिएगा। तो देखिए आपका क्राकाटोआ हो गया, मेरापी, सेमेरू, रुवांग, सिनाबंग, ये सब इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। और इक्वाडोर में आपको पता है कौन सा है, कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, कोटोपैक्सी ये पूछा जाता है, तो इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये आपके सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और 2023 वाला जो दिया गया है वो दिया गया है वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान को दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन जो हुआ था ये किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करेंगे, और भाई सब लोग आंसर अपना कमेंट करिए और लास्ट में स्कोर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन जो है यह आयोजित हुआ था किस वर्ष, तो 1968 में आयोजित हुआ था, और इसे अल्जीरियस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको अल्जीरियस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चूँकि ये अल्जीरियस में हुआ था, और अल्जीरियस कहाँ पड़ता है, तो ये अल्जीरिया की राजधानी है, अल्जीरिया की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये यहीं पर हुआ था 1968 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इन्होंने स्थापित किया था कहाँ पर, तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पर फ्रेंड्स, तो सूरत में इन्होंने स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, सूरत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सूरत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए 75वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। 75वां गणतंत्र दिवस क्रम आपको याद रखना है 2024 वाला, ठीक है ना। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, ये प्रश्न बनेगा। तो इसमें मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस गणतंत्र दिवस परेड में ओडिशा की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ए स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, अंग्रेजी में भी लिखा गया है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, ये बुक जो है ये लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या होगा, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर जी ने। शशि थरूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल जो है यह किस देश में अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर, फटाफट कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। एंजिल जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जरा ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा किया गया है। अभी देखिए जो आपके ये पुरस्कार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये आपको बांटने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक तिथि घोषित किया गया है, उस दिन समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि किस दिन ये किया जाएगा, बताइए। राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड भी ये प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर 23 अगस्त के दिन, ठीक है। इसको आप जरूर ही याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के दिन मनाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द, बताइए समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स यह कौन सा संशोधन है, तो 1976 में ये हुआ था। ये संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है ना, लघु संविधान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए,
बताएंगे राइट आंसर एक नया राज्य बनाने में। तो फ्रेंड्स एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए जो बहुमत चाहिए वो साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें। देखिए उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी कि जो विदेशी हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त हैं, ऐसे तो आपको पता है ना, इनमें से सारे के सारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, क्लियर। लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन सा वहीं पूछा गया है कि गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो देखिए भाषण की अभिव्यक्ति ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, ये भारतीयों को प्राप्त होता है। कानून के समक्ष समानता ये भारतीय को भी है और विदेशियों को भी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल भारतीयों को प्राप्त होता है, विदेशियों को नहीं। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार ये भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। तो कौन सा जो है गैर नागरिकों को नहीं है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको कहीं दिख रहा है 1 3, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1) का ए है ना, इसी के तहत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन इसको बोला जाता है, RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, यह अधिनियम लागू हुआ था। बताइए किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 86वां संविधान संशोधन है, आपको याद होगा ये 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारत के संविधान में इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है ना, और उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह से लागू किया गया जैसे कि कानून द्वारा राज्य निर्धारित करे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आप जरूर याद रखिएगा और ये संविधान संशोधन। और देखिए ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने किसको खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो देखिए फ्रेंड्स खान की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था हॉकिंस को। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस जो था ये इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1608 में यह जहांगीर के समय में भारत आया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो फ्रेंड्स ये कौन है, तो यह है कोपरनिकस। कोपरनिकस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन कितना समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य को कितना समय लगता है हमारी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में, तो औसतन जो है ये लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो फ्रेंड्स यह देश जो है यह फ्रांस बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है। तो फ्रेंड्स वह आपको पता है सप्तऋषि है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है। अच्छा अभी 2023 में 31वां सदस्य देश नाटो का कौन सा देश बना था, तो फ्रेंड्स ये फिनलैंड बना था। ठीक है ना,
यहाँ पर 32वां पूछा गया, तो 32वां कौन सा बना है जरा आप कमेंट करके बताइए, 32वां कौन सा बना है। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। और देखिए 32वां सदस्य स्वीडन बना है, और 31वां फिनलैंड था, ठीक है ना, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्वेटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ था, यानी कि प्रभावी हुआ था, ठीक है ना, प्रभावित नहीं, यहाँ प्रभावी बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रभावी हुआ था। बताइए कब प्रभावी हुआ था क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्वेटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। और देखिए 1997 में 1997 में जो है इसको अपनाया गया था, यानी कि इस पर साइन किया गया था, और यह प्रभावी हुआ था 2005 से। तो याद रखिएगा 1997 में ये क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना, और प्रभावी हुआ था 2005 से। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था 1997 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय प्रमाणिक समय जो है और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत का मानक समय रेखा है, और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, और ये 5.5 घंटे जो है जीएमटी से आगे है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए हुंड्रू जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में, ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, अब यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी यहीं पर है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी, यानी कि मेल और फीमेल साक्षरता दर यहीं पर है, और ऑलरेडी सर्वाधिक साक्षरता दर भी यहीं पर है। सब में ये साक्षरता की बात करें तो रोहतास सबसे आगे है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है फ्रेंड्स ये पूर्णिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, अधिकतम साक्षरता दर रोहतास का है, और अधिकतम मेल और अधिकतम फीमेल साक्षरता दर भी रोहतास का ही है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया का है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है ये सहरसा का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये गैर मुद्रीकृत खपत जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय आय आंकड़े का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़े का आकलन जो है यह किसके द्वारा किया जाता है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अब देखिए जब भी किसी भी राज्य की एग्जाम आप देने जाएँ तो राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग ये बड़ा पूछा जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है, फिर मैं आपको राज्य चुनाव आयोग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले आप राज्य वित्त आयोग के बारे में मुझे बताइए। देखिए राज्य वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 243 आई में है, और राज्य चुनाव आयोग जो है ये 243 के में है, ठीक है ना, 243 के में है, याद रखिएगा। चलिए मलावी की राजधानी आपसे पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलावी की राजधानी, मलावी की राजधानी कहाँ पर है। मलावी कंट्री है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप का। और मलावी की राजधानी कहाँ पर है,
बताइएगा। मलावी की राजधानी कहाँ पर है? लिलोंगवे है। लिलोंगवे मलावी की राजधानी है, ठीक है ना, याद रखिएगा लिलोंगवे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मापुतो कहाँ की राजधानी है? मापुतो जो है ये मोजाम्बिक की राजधानी है। ये मोजाम्बिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मोजाम्बिक की राजधानी है, मोजाम्बिक की। ठीक है, और डोडोमा कहाँ की राजधानी है? डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ठीक है, चलिए मलावी की लिलोंगवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटाना घास का जो मैदान है, ठीक है, ये किस देश में पाया जाता है? पटाना। तो पटाना जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पटाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो पटाना जो है फ्रेंड्स ये आपका श्रीलंका में है। ठीक है ना। अच्छा, पंपास कहाँ पर है? पंपास अर्जेंटीना में है। ये बड़ा पूछा जाता है, पंपास याद रखिएगा, अर्जेंटीना में है। चलिए उसके बाद देखिए मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को, जो हमारा स्किन है, बताइए। मानव त्वचा को, आसान प्रश्न है, आंसर कमेंट करिए। मानव त्वचा को। अच्छा, जो हमारे नाखून बाल ये सब होते हैं, ये किसके बने होते हैं? तो हमारे नाखून बाल और आप जो पशु हैं उनके खूर वगैरह जो हैं ये बने होते हैं केराटिन के। ठीक है, और मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो होता है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये मेलानिन है। ये क्या है? मेलानिन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में जो है पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बिहार के किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। और पश्चिम चंपारण के बारे में आपको पता है ना कि यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और साथ ही साथ पश्चिम चंपारण में जो है सरयामन झील भी है। ठीक है ना, सरयामन झील पश्चिम चंपारण में ही है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रेवलगंज में गंगा में मिलती है? रेवलगंज में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको फतुहा में जो है, फतुहा में तो आपको पता है ना कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो फतुहा में पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेवलगंज में जो है ये घाघरा नदी मिलती है, घाघरा याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? 2023 वाला आपको याद होगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनो को दिया गया था द टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है ना, इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था, टाइम शेल्टर के लिए, शेल्टर के लिए। और जॉर्जी गोस्पोंदिनो ये बुल्गारिया के हैं। और अभी 2024 में जो दिया गया है ये जेनी एरपनबेक को दिया गया है। किनको? जेनी एरपनबेक को दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए माइकल हॉफमैन, यहाँ पर मैं दिखता हूँ, माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन जो है ये जो जेनी एरपनबेक की बुक है उस बुक का नाम है कैरोस। ठीक है ना, कैरोस, इसी के लिए इनको दिया गया है। और इस बुक का अनुवाद इन्होंने माइकल हॉफमैन ने किया था। तो साथ साथ माइकल हॉफमैन का भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? सुकुमार सेन थे, आप सभी को पता होगा। और भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी.बी. मावलंकर थे। ठीक है, चलिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वर्षा वन और शुष्क वन दोनों याद रखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। पहले बताइए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, फिर बताइएगा कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देखिए वर्षा वन जो है ये जोरहाट असम में है। कहाँ पर? असम में, जोरहाट में। ठीक है ना, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, राजस्थान में, जोधपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी महक वाला पदार्थ है? कौन सा इसमें से एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो मीठी महक वाला इसमें से जो पदार्थ है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स मीठी महक वाला पदार्थ एस्टर है। कौन सा है? एस्टर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण है किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी जो कण है वो किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इनको हटाया जा सकता है स्कंदन के द्वारा। ठीक है ना, इनको स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व ये होता क्या है? तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण
हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, वहीं ध्वनि का तारत्व होता है। और देखिए ध्वनि का तारत्व जो होता है यह किस पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी ग्राफ एक होता है, नियत चाल से। अब मान लीजिए कि यह आपका समय है, ठीक है, और यह आपका दूरी है, ठीक है, ये आपका दूरी है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नियत चाल से, नियत चाल से, ये आपका नियत चाल से गति करने वाली, ये आपका नियत चाल है, ठीक है ना, ये नियत चाल हो गया। तो दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ क्या है, एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, यानी कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है समान है, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। अगर गतिज ऊर्जा अब यहाँ पर समान है तो उनमें से संवेग किसका ज़्यादा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा ना उसी का संवेग भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है ये अल्फा कण का इसमें सबसे ज़्यादा है, इसीलिए अल्फा कण जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। जिसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसी का संवेग भी ज़्यादा होगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा है, अल्फा कण राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, बताइए। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिएगा कि साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। साइकस, साइकस पता है आपको ना, इसमें फूल नहीं होता है, साबुदाना वगैरह बनता है इससे। साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो साइकस जो आता है फ्रेंड्स यह आपको आता है जिम्नोस्पर्म के तहत, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म के तहत आता है, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग में रक्त में एंटीजन नहीं होता। अच्छा, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, यहाँ मैं लिखता हूँ लैंडस्टीनर ने, ठीक है ना, लैंडस्टीनर, स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएटर होता है। और किस में एंटीजन नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है। रैम का सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाया जाता है यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसमें निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला सार्क सम्मेलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी बांग्लादेश का ढाका में, और ढाका में ही इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका सार्क का काठमांडू में है। टोटल 8 इसमें सदस्य देश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए H2O2 में कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ऊपर करके, मतलब निगेटिव चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए 2 है आपका हाइड्रोजन, और आपका ऑक्सीजन का निकालना है, तो 2x और इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो इधर हम लिखते हैं राइट साइड में, लेकिन कुछ नहीं है तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन तना का उदाहरण है। तना का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए। तना का उदाहरण इसमें से कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर, 5 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करिए। इसमें से तना का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तना का उदाहरण जो है इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा। तो तना का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए प्याज, लहसुन, हल्दी, आलू, ये सब तना के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन बताइए, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए, फूल के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, या फिर इसको एंथोलॉजी भी कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है या फिर फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जो फल होते हैं फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? रेबीज के टीका का खोज, अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टीका का खोज किसने किया था, यानी कि टीकाकरण जो है इसकी खोज किसने किया था। तो ये क्या था? टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टीके का खोज किया था। ठीक है, रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था, और एडवर्ड जेनर ने जो है, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है फ्रेंड्स, इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है बताइए? राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी जो है ये कलहन की रचना है। ठीक है ना, कलहन की रचना है, याद रखिएगा। चलिए, हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद देखिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी जीवन दिवस, ठीक है, बताइए कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस। तो यहाँ पर देखिए, विश्व वानिकी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है आपका, इसमें से राइट आंसर 21 मार्च के दिन हो जाएगा। ठीक है ना, 21 मार्च के दिन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस और पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय, अब देखिए यूनेस्को की स्थापना भी याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो यहाँ पर देखिए पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन तो फ्रेंड्स ये 1992 में हुआ था। कहाँ पर? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। और देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1876 में एक इंडियन एसोसिएशन है। ठीक है ना, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमने पढ़ा है, और एक इंडियन एसोसिएशन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की दादा भाई नौरोजी ने। चलो उसके बाद देखिएगा कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? मालगुडी डेज। ठीक है, उसके बाद एक डार्क रूम है, डार्क रूम। उसके बाद है वेटिंग फॉर द महात्मा। ठीक है, डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा और मालगुडी डेज ये R.K. नारायण की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइचू किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचू किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो नाइचू जो है ना ये जापान की है। ठीक है ना, ईरान की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है? तो ईरान की जो गुप्तचर संस्था है इसका नाम सवाक है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इजराइल का बड़ा पूछा जाता है। इजराइल का जो है वो आपको मोसाद याद रखना है। ठीक है ना, मोसाद इजराइल की है। चलिए आईबी रो ये भारत की है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी धातु है? बताइए कौन सी इसमें से धातु है, कौन सी धातु है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल चांदी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चांदी करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल कहाँ पर, खजुराहो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? यूनेस्को का ये वैश्विक विरासत स्थल है खजुराहो। यूनेस्को के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है, और यहाँ पर देखिए जो खजुराहो है ना ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, चलिए
उसके बाद देखिए शांत घाटी बचाओ। अब शांत घाटी बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? शांत घाटी आपको पता है साइलेंट वैली केरला में है, तो शांत घाटी बचाओ आंदोलन केरल में शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये 1973 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत ने विदेशी सीतवे बंदरगाह, बंदरगाह का नाम सीतवे बंदरगाह है, उसको संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। और पूछा गया आपसे कि सीतवे बंदरगाह किस देश में है? सीतवे बंदरगाह किस देश में है, बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर सीतवे जो है ये म्यांमार में है, चाबहार ईरान में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, और ग्वादर ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, बताइए कितना अंतर है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में तो 43 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया है? तो इन्होंने किया है सोलापुर से। कहाँ से? सोलापुर से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की। देखिए 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। तो इसीलिए 23 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। गृह का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा गगन जो होता है ये आकाश, नभ आसमान, ठीक है, इन सब का पर्यायवाची शब्द है। वसन का मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा होगा, ठीक है ना, परिधान होगा। निकेतन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गृह का पर्यायवाची निकेतन होगा। कुटीर मतलब कुटिया, झोंपड़ी, पर्णकुटी, ठीक है ना, ये सब होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना। नौका का समानार्थी कही या पर्यायवाची शब्द कही, एक ही चीज़ है। नौका का क्या होगा? तो नौका का यहाँ पर तरणी राइट आंसर होगा। तरणी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नौका का तरणी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए शब्द में विलोम शब्द बताना है। उद्धार का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धार का यहाँ पर कृपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा कृपण। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ढाक के 3 बात, ढाक के 3 बात मुहावरा का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा सदा एक ही दिशा में रहना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदा एक ही दिशा में रहना। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए यहाँ पर प्रमाणिक कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है ना, प्रमाणिक, यही वाला शुद्ध होगा ना, बताइए किस ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में प्रमाणिक लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, बताइए यहाँ पर कहाँ पर बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, कहाँ पर त्रुटि है बताइए? बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बिहार नहीं होता है ना, बौद्ध विहार होता है। बिहार तो राज्य हो गया, इस तरह से विहार होना चाहिए, तो यही वाला बौद्ध विहार में त्रुटि है, ठीक है ना, बौद्ध विहार होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सशस्त्र प्रहरी मतलब पुलिस सेना, ठीक है ना, खाली स्थान दिया गया कि रक्षा कर रहे हैं, इसमें से उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बताइए सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान दिया गया कि रक्षा कर रहे थे, तो फ्रेंड्स इसमें से कोष की रक्षा कर रहे थे। कोष मतलब अंग्रेजी में इसको हम लोग फंड बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। जो मधुर बोलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो मधुर बोलता है उसको हम लोग मधुरभाषी बोलेंगे, ठीक है ना। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी बोलेंगे, जो सुख देने वाला है उसको सुखद बोलेंगे, जो संगीत में निपुण हो उसको संगीतज्ञ बोलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नर की अरु अल नर की गति एक करी जोय जेते नीचो है चले तैते ऊँची हो। यह प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा अभी भी आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिहारी लाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, 1916 में। और देखिए इसका जो अभी
आपके मुख्य चीफ जस्टिस हैं वो के विनोद चंद्रन हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम यानी कि आपको समानार्थी शब्द किसका, कोरोबोरेट का। तो देखिए कोरोबोरेट का मतलब पहले आप जानिए, कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्ट, ठीक है ना, पुष्ट होता है। तो इसका यहाँ पर आपका सिनोनिम जो होगा वो आपका हो जाएगा सस्टेनेट, सबस्टेनेट, ठीक है ना, सबस्टेनेट यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है डिलीजेंट का। तो डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, ठीक है, इसका उल्टा लेजी हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एरर, इसमें अगर कहीं है तो बताना है। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, अगर एरर नहीं है इसमें तो आप नो एरर पर लगाइएगा। बताइए एरर है तो बताइए, और नहीं है तो नो एरर लगाइएगा। बताइए कहाँ पर इसमें एरर है। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हेयर्स नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट में एरर है, हेयर्स नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से है कि आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस आई एम नॉट इन्वाइटेड, ठीक है ना। पूरा अगर इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस आई एम नॉट इनवाइटेड, ये सेंटेंस है। अब पूछ रहा है कि इसमें से एरर कहाँ पर है, ये आपसे बताना है। तो देखिए अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यही ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीड, स्पीड का मतलब थूकना होता है, तो स्पैट यहाँ पर होगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, करे कि हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, हैज समबडी ब्रोकन द विंडोज, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हैज़ द विंडो बिन ब्रोकन बाई समबडी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, मैंने जज से कहा कि मैंने यह क्राइम नहीं किया है। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक अर्थों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप कह सकते हैं, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जो तंग जगह होता है ना, तंग जगह, ठीक है ना, तंग जगह पर जो घबराहट होती है उसी को पूछा गया है कि उसको क्या कहते हैं। एन एक्सट्रीम फियर, जो डर लगता है तंग जगह में, तो एन एक्सट्रीम फियर, फियर मतलब डर लगना, और बीइंग ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जल से जो डर रखता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन एडियम या फ्रेजेस, दे आर ऑल एट 6 and 7, ठीक है ना, इसका ईडियम फ्रेज है, बताना है, ठीक है, मुहावरा कहिए। दे आर ऑल एट 6 and 7, मतलब इसका मतलब होता है क्या कि कन्फ्यूज़न होना, ठीक है ना, इन ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द बताइए। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, सारे जो धर्म हैं वो एक समान है, सम्मानित धर्म है सारे के सारे, उस गवर्नमेंट को हम लोग सेकुलर बोलते हैं। चलिए इटर्नल इंडिया एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है, इटर्नल इंडिया। फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताइए, कमेंट में जाइए और वहाँ कमेंट करिए कितना स्कोर आपका आया है। तो फ्रेंड्स ये इंदिरा गांधी की है इटर्नल इंडिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो फ्रेंड्स इसमें से ये अरावली राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेगा कि अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है, इसमें से अधिकरण कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आपने पढ़ा होगा, अधिकरण में पर आपने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, 100 हो गया हमारा, शतक लग गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ये दो नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन कैसा लगा है बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर आज रात में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए। सक्सेस केंद्रा क्विज टेलीग्राम का नाम है, सक्सेस केंद्रा और क्विज लिखिएगा तो वहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।